नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 20 और 21 मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम एंड में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। और आपको तो पता है एमसीक्यू सॉल्व करने का आजकल इंपॉर्टेंस कितना बढ़ चुका है, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं। तो एंड तक बने रहिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और आपको जो भी सही आंसर लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 20 और 21 में 2024 की पहली जो न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है चीर पाइन को लेके। अब ये पाइन ट्री से रिलेटेड है, चीर पाइन। अगर आप पाइन की बात करें तो ये आपको देखने मिलते हैं जो हिली रीजन्स होते हैं, माउंटेनस रीजन होते हैं, वहाँ रहने वाले पेड़। तो इसका सिलेबस तो एनवायरमेंट में ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फॉरेस्ट फायर जो है उत्तराखंड में लगी थी। अभी हमको ये पता है कि बहुत सारा बड़ा जंगल यहाँ पे जल गया है उत्तराखंड में। चीर पाइन जो होता है, इन्फ्लेमेबल लीव्स और उसके जो निडल्स है, हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर लेस बेनिंग रीजन। तो ये जो चीर पाइन के पेड़ है ये उत्तराखंड में काफ़ी सारे थे। उत्तराखंड में जब आग लगी तो ये जो पेड़ है ये बहुत सारे जल गए, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेबल लीव्स है। इसकी जो लीव्स होती है वो जल्दी आग पकड़ लेती है। इसकी जो लीव्स कही है निडल जैसी दिखने वाली लीव्स होती है, इसलिए उनको निडल्स भी कहा जाता है। तो उन्होंने जल्दी आग पकड़ ली और ये काफ़ी एक तरह से हार्मफुल रहा इस पेड़ों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। बैकग्राउंड की बात करें तो गवर्नमेंट ने बैन किया था 1981 में फेलिंग ऑफ ट्रीज ओवर 1000 मीटर अबाउ सी लेवल, यानी वहाँ पे कहा गया था कि ट्रीज काटे नहीं जाने चाहिए। 1981 में ये कहा गया। तो चीर को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो फुट हिल्स के लोअर पार्ट में स्प्रेड हो जाए, तो 1000 मीटर तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ऐसा सब जब कहा गया तो फुट हिल्स में काफ़ी सारे पेड़ आ गए, जहाँ पे साल ग्रोज एंड अबाउट टू, है ना। तो यहाँ पे साल ट्रीज आपको देखने मिलते हैं, चीर पाइन देखने मिलता है। तो ब्रॉड लीव्स ट्रीज जो है ये भी है साल ट्री। वैसे ही हम देखेंगे तो ये निडल शेप वाले होते हैं चीर पाइन, बिकॉज इट्स नेचर ऑफ द चीर टू कॉलोनाइज। यानी हम कहेंगे कि जहाँ पे बहुत सारे साल ट्रीज मिलते थे तो गवर्नमेंट ने उसकी बैन कर दिया था कि ट्रीज काटना नहीं है, तो बहुत सारे ये बढ़ भी गए। और बढ़ गए तो जैसे कि हम देखते हैं कि साल ट्रीज जो है ब्रॉड लीव्स ट्रीज है, तो इनके बीच में ये चीर पाइन आने लगे, क्योंकि चीर पाइन के पास एक कैपेसिटी की कॉलोनाइज कर सकते हैं, किसी भी एरिया में वो अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, यानी बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ, इस तरह के होते हैं। तो चीर पाइन ये न्यूज़ में रहा, तो चीर पाइन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ये कॉनिफर है, दैट कैन ग्रो अप टू हाइट ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। आपको पता है कॉनिफरस होते हैं, कॉनिफर है ये, इसका जो यानी जो टॉप का पार्ट है ये हाइट 30 मीटर के हाइट तक जाता है। तो ये ऐसा अगर आप ट्रीज पकड़ो तो ये जो ऊपर का पार्ट है, जैसे ये कॉनिफर वाला, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, तो ये टॉप का पार्ट ये कॉनिफर होता है। तो कॉनिफर जो होता है 30 मीटर तक जाता है और 16.5% एरिया जो है, टोटल फॉरेस्टेड एरिया जो है उत्तराखंड का, वो कहीं ना कहीं चीर पाइन ने ही घेरा हुआ है। यहाँ पे देखा गया तो इसका साइंटिफिक नेम है पाइनस रॉक्सबुर्गी करके, पाइनस रॉक्सबुर्गी करके इसका साइंटिफिक नाम है। विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पे ये रखा गया। ये एक स्कॉटिश डॉक्टर थे और नेचुरलिस्ट थे, जो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजे थे। ये बॉटनिक गार्डन में आए थे कैलकाटा के, और इन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन बॉटनी के भी इनको फादर कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है रॉक्सबर्ग के रॉक्सबर्गी, ऐसा नाम रखा गया है। तो ये जो चीर पाइन है ये हिमालय में नेटिव है, यानी हिमालय में ही आपको लोकली देखने मिलते हैं चीर पाइन। और ये लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, और ये लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी कहा जाता है। हम देखेंगे तो इसको जो हिमालय में आया था इसको ब्रिटिश ने नहीं लाया था, ऐसा कहा जाता है कि दो दे सर्टेनली गेव इट प्रेफरेंस, उन्होंने सिर्फ प्रेफरेंस दिया था कि इसका कमर्शियल यूज़ हो सकता है, जैसे हम कहेंगे लंबर और रेजिन के लिए, यानी हम कहेंगे कि इसके जो लकड़ा है उसका यूज़ कर सकते थे, तो इसका प्रेफरेंस दिया गया कि इसका नंबर्स बढ़ाए जाए, बट ब्रिटिश ने इसको लाया ऐसा नहीं है। तो ये वेस्टर्न हिमालयस में आपको काफ़ी सारे देखने मिलते हैं। 1000 से 2000 मीटर्स पे अगर आप जाते हो हिमालय में तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे हम कहेंगे कि चीर पाइन देखने मिलते हैं। गढ़वाल में जाओ, कुमाऊं में जाओ, यहाँ सब देखने मिलते हैं। तो स्टीप स्लोप्स पे भी ये ग्रो होते हैं, जो स्लोप जो है वो थोड़े स्टीप है, यानी ऐसे जेंटल नहीं है, बट ऐसे स्टीप स्लोप पे भी ये ग्रो होते हैं। ये जो चीर पाइन होता है ये, तो हम कहेंगे कि इस तरह से होगा। एंड कैन बी आइडेंटिफाई बाय 3 निडल्स एंड इट्स राउंड कोन अनलाइक एलोंगेटेड कोन ऑफ पाइन्स। यहाँ पे हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं 3 निडल्स आती है इसके जो भी पत्ते होते हैं उसमें, यानी अगर आप देखेंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं वो आपको ऐसे वाले पत्ते नहीं देखने मिलते जैसे बाकी पेड़ के होते हैं। इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, ऐसे निडल जैसे होते हैं, ठीक है। तो और
और वहाँ कोन बनता है उसके पत्ते में। तो ये काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी अलग पत्ते होते हैं। चीर पाइन जो होता है ये किसी दूसरे वेजिटेशन को ग्रो नहीं होने देता है, एज इट मेक सॉइल मोर एसिडिक, है ना। चीर पाइन के कारण सॉइल जो होती है वो काफ़ी एसिडिक हो जाती है, क्योंकि उसके जो निडल्स होते हैं यानी उसके जो पत्ते होते हैं ये कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। ये सब के कारण वो बहुत एसिडिक बना देते हैं जो सॉइल होगा उसको, और हम कहेंगे कि कारपेट ऑफ निडल्स जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर पे बन जाता है। अब ये पूरी कारपेट जैसा होता है, ऐसा लगता है कि पूरी चटाई डाली हुई है इनके निडल्स की, इनके पत्तों की, ये ट्री के नीचे, और इस कारण बहुत सारे कॉमन प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, ये ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो ये काफ़ी अनफेवरेबल हो जाता है। अब वहाँ पे अब पूरा पत्ते ही गिरे तो कुछ ज़मीन बची नहीं है, कुछ मिट्टी बची नहीं, तो उसके ऊपर ग्रो कैसा होगा कोई। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम इस कारण हो सकते हैं, बाकी को ये बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। कुछ साल पहले देखा गया तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने ये कहा था कि पाइन ट्री को कट कर देना चाहिए, क्योंकि इस कारण फॉरेस्ट फायर होती है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए एक तरह से बाद में धीरे धीरे। तो इसको कट करना चाहिए ये भी कहा गया, क्योंकि इसके निडल्स गिरते हैं सूख के और उस पर वो आग पकड़ते हैं। तो फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो है फॉरेस्ट का उत्तराखंड में, वो हम कहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी डेंस चीर फॉरेस्ट जो है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैनेज करते हुए दिख रहे हैं उत्तराखंड में। डेंस यानी काफ़ी घने जंगल है वहाँ चीर पाइन के। तो हम कहेंगे कि मोर लाइक मोनोकल्चर्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फॉरेस्ट है। मोनोकल्चर बन गया यानी एक ही तरह के ट्रीज़ वहाँ पे देखने मिलते हैं। मोनोकल्चर यानी एक तरह के पूरे ट्रीज़ हैं, इसलिए वो मोनोकल्चर बन गया है। और मोर ब्रॉड लीफ स्पीसीज जो होते हैं शुड बी प्रमोटेड। अब ये जो है ये निडल शेप वाले बहुत हो गया, अब आपको ब्रॉड लीफ वाले होना यहाँ पे। तो ब्रॉड लीफ वाले जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, और जो डेंस चीर फॉरेस्ट है शुड बी इफेक्टिवली मैनेज, है ना। और जो भी डेंस है उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि उनका वुड जो है वो यूजफुल है। अब बाकी को भी बढ़ने का मौका देना चाहिए, जो जहाँ ज़्यादा चीर के नहीं है उसको कहीं ना कहीं वहाँ हमने बाकी भी ट्रीज़ को बढ़ने का मौका देना चाहिए उत्तराखंड में, और जहाँ चीर ज़्यादा है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो ये सब यहाँ हो सकता है, अगर इसको इफेक्टिवली मैनेज किया गया तो चीर के कारण रेवेन्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि उसका लकड़ा यूज़ में आता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमको कुछ मिल सकता है जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बता दूँ, जो नीडल है, जैसे चीर जो होता है इसकी जो नीडल होती है जब ये फ्लोर पे गिरती है तो वो ग्रास को भी सप्रेस कर देती है, ग्रास को भी ख़त्म करने लगती है, और काफ़ी कैटल के लिए डेंजरस होती है, क्योंकि कैटल को घास की ज़रूरत पड़ती है चरने के लिए, उनका चारा होता है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इन लेट अप्रैल और अर्ली में जो विलेजर्स होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं रेमेडी ऑफ फायर जो होती है ये यहाँ पे देखी, यानी फ्रेश क्रॉप ऑफ ग्रास लाने के लिए उनको यही लगा कि इसको जलाना चाहिए। तो स्टेप टेकन ली, यानी ये जो भी स्टेप्स है ये इट वॉज टेकन बाय ब्रिटिश टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस। क्योंकि हम कहेंगे कि पॉपुलर प्रोटेस्ट चले तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत सारे विलेजर्स जो होते हैं, टाइम ऑनर्ड रेमेडी ऑफ फायर जो है वो यानी वही है कि भाई देखो कि फायर एक ही उपाय था जिससे हो सकता है, और ये जो स्टेप्स ब्रिटिश ने ली थी टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, तो इस कारण पॉपुलर प्रोटेस्ट भी चले थे कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने का प्रमोट कर रहे थे। तो इस कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम गए, तो प्रोटेस्ट भी वहाँ पे हुए थे। उसकी जो निडल होती है वो निडल की अगर बात करूँ तो वो बहुत जल्दी फायर पकड़ लेती है और ईजीली देख सकते हैं हम, क्योंकि उसमें रेजिन कंटेंट ज़्यादा होता है। रेजिन कंटेंट ज़्यादा होने के कारण जल्दी फायर पकड़ लेती है, और बार्क जो है ट्री का ये कैच नहीं करता है फायर, ये फायर नहीं पकड़ता है। तो हम यही कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी हाई इग्निशन टेम्परेचर में भी रहता है, इसीलिए ब्लैक स्मिथ की अगर बात करें तो वो इस बार्क को, जो भी इसका जो बार्क होता है ना ऊपर का जो ये जो पार्ट है लकड़े का, ये बार्क जो होता है इसको यूज़ करते हैं हम कहेंगे अपने फर्नेंस में भी टू मेल्ट मेटल, क्योंकि ये जल्दी जलता नहीं है। सोचो इस आग में पूरा ये पेड़ नहीं जलता है, सिर्फ इसके जो पत्ते होते हैं सूखे हुए वो जलते हैं। तो ट्री जो ये पेरेनियल है, पूरे साल भर रहता है। उसकी जो नीडल्स है वो ग्राउंड पे गिरती है स्प्रिंग के समय हम कहेंगे, बट ड्राई स्पेल जो होते हैं उस समय भी ये गिरती है, बट वो ट्रीज़ वहाँ पे रहते ही हैं। तो नीडल जो होती है उसको रिमूव कर देना चाहिए नवंबर दिसंबर में, और ट्रेडिशनली यहाँ से हम आग को रोक सकते हैं, ये हमको देखने मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होते रहती है इस तरह की। तो आग रोकने के काफ़ी सारे उपाय बताए जा रहे हैं, बट जो पाइन ट्री है ये काफ़ी खतरनाक पता चल रहे हैं, चीर पाइन। तो इसलिए चीर पाइन जो ये आग लगने के कारण न्यूज़ में आ गया, और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिलती है वो है किर्गिस्तान को लेके। किर्गिस्तान को लेके जो न्यूज़ देखने मिल रही है इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। तो गवर्नमेंट ने सैटरडे को इंडियन सिटीजन जो है किर्गिस्तान में रहते हैं उनको ये कहा
कि वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स पे, क्योंकि जो लोकल रेसिडेंट्स है बिश्केक के वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्राइडे नाइट को, इसलिए क्योंकि माइग्रेंट जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इजिप्ट और बाकी देशों से हमारे देश में आ रहे हैं, जिस कारण हमें प्रॉब्लम जा रहा है। ऐसे लोकल वहाँ के जो सिटीजन्स है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग गए। प्रोटेस्ट करने के कारण किर्गिस्तान के सरकार ने कहा कि जो भी इंडियन सिटीजन्स है वो घर के अंदर ही रहे, क्योंकि प्रोटेस्ट में कुछ भी हो सकता है। तो अब बाहर के लोग अगर किसी के देश में जाएंगे और वहाँ के देश के लोगों को ही सोर्सेस नहीं रहेंगे, रिसोर्सेस नहीं रहेंगे यूज़ करने के लिए, तो यहाँ प्रॉब्लम तो जाने ही वाली थी। तो किर्गिस्तान जो होता है ये न्यूज़ में आ गया। तो किर्गिस्तान कहाँ पे आता है? या किर्गिस्तान है, या कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना, ये सब है। और यहाँ पे आपको बीच में किर्गिस्तान देखने मिलता है। ये बिश्केक नाम की जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट चला है। बैकग्राउंड अगर देखा गया तो अराउंड 15,000 इंडियन स्टूडेंट जो होते हैं वो किर्गिस्तान में, ऐसा देखा गया। मोस्टली ये मेडिकल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड है। किर्गिस्तान की बात करते हैं, अभी किर्गिस्तान न्यूज़ में आ गया तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए किर्गिस्तान के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी लेना होगा। किर्गिस्तान ऑफिशियली उसको किर्गिज रिपब्लिक भी कहा जाता है। ये लैंडलॉक कंट्री, आप देख रहे हैं कि समुंदर इसके आजू बाजू नहीं है, ये पूरी लैंडलॉक कंट्री है। ये लाई करती है तियान शान एंड पामीर माउंटेन रेंजेस में। बिश्केक इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है इस पूरे देश की। किर्गिस्तान जो है इसके बॉर्डर कजाकिस्तान के साथ नॉर्थ में लगे, जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। उज़्बेकिस्तान के साथ वेस्ट में है, तजाकिस्तान के साथ साउथ में, चाइना इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में आपको देखने मिलता है। एथनिक किर्गिज जो होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा है, 7 मिलियन लोग हैं इनके पूरे पॉपुलेशन में, उसमें सबसे ज़्यादा किर्गिज लोग आपको देखने मिलते हैं। उसके बाद आपको उज़्बेक्स और रशियंस देखने मिलते हैं किर्गिस्तान में। अगस्त 31 1991 को किर्गिस्तान ये इंडिपेंडेंट हो गया था फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर से ये बाहर हो गया था। आपको पता है यूएसएसआर में काफ़ी सारे देशों ने एक यूनियन बनाया था, मेनली तो इसको रशिया कंट्रोल करता था, बट इससे काफ़ी सारे देश जो है वो बाद में इंडिपेंडेंस लेने लगे, यहाँ से बाहर होने लगे। तो यूएसएसआर से ये इस तरह से किर्गिस्तान भी बाहर हुआ था और वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी वहाँ डेमोक्रेसी आ गई, वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू सरकार चुनने जाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। किर्गिस्तान जो होता है ये सोवरेनिटी यानी अटेन कर लेता है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं था। सोवरेनिटी यानी हम कहेंगे जो सार्वभौम है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और कोई उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ऐसा देश किर्गिस्तान बन गया, क्योंकि वो सोवियत यूनियन से निकल गया। इसके पहले उसको कंट्रोल सोवियत यूनियन करता था 1991 तक। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद किर्गिस्तान जो होता है ये यूनिटरी प्रेसिडेंट रिपब्लिक बन गया। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक यानी प्रेसिडेंशियल रूल चलता है वहाँ पे, यानी हम कहेंगे कि जैसा अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होता है, और रिपब्लिक है यानी लोगों में से एक होता है। वहाँ राजा रानी वाला सिलसिला नहीं है। रिपब्लिक अगर आप हो जाते हो तो आपके यहाँ राजा रानी नहीं होते, अगर आपके यहाँ मोनार्की होती है तो आपके यहाँ राजा रानी देखने मिलते हैं। तो ट्यूलिप रिवॉल्यूशन भी हुआ था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया। यूनिटरी यानी वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखने मिलेगी। तो हम कहेंगे कि ग्रेजुअली फिर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन जाता है ना, गवर्न बाय सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, है ना। तो यही है कि एक रिपब्लिक जो है उसको गवर्न करने लगा। ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम 2021 में वहाँ पे ये आ गए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो होगा एंड वाज गवर्न बाय सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, यानी हम कहेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आने के पहले वहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, यानी प्रेसिडेंट जो है उनके पास बहुत सारे पावर नहीं थे, बट अब उनके पास आ चुके हैं। किर्गिस्तान जो है ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर है, यूरेशियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबर है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है। उसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशन का ये मेंबर है जो किर्गिस्तान है वो। ये एक डेवलपिंग कंट्री है और सेकेंड पुअरेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तजाकिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया की दूसरी गरीब कंट्री जो है वो किर्गिस्तान है। कंट्री की इकोनॉमी ट्रांजिशनल इकोनॉमी है, वो हेवीली डिपेंडेंट है क्योंकि अपने यहाँ पे गोल्ड जो है उनके यहाँ उस पर कोयले की खदानें हैं, गोल्ड की खदानें और यूरेनियम उनके पास है, तो इस कारण वो अपनी इकोनॉमी चलाते रहते हैं। तो ट्रांजिशनल इकोनॉमी है, बहुत जल्दी वो डेवलप नहीं हो रही है, अभी डेवलपिंग भी हम कहेंगे वो है, बट धीरे धीरे वो काम कर रही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसी इकोनॉमी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी किर्गिस्तान के बारे में। और ये जो किर्गिस्तान में हो रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स को कहा गया है कि अब आप अपने घर में रहिए, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ से निकाल दिए जाएं। तो ये जो न्यूज़ थी, ये न्यूज़ जो है इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस, और किर्गिस्तान ये न्यूज़ में रहा है। उसके बाद अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एमपी लैड स्कीम को लेके। अब यहाँ पे एमपी लैड स्कीम क्या होती है ये भी आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ।
वो जानने के पहले बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट इनकी स्कीम होती है। तो इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो लास्ट 10 ईयर्स में लोकसभा के मेंबर जो दिल्ली से इलेक्ट हुए हैं, दिल्ली 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट हुए, हैव नॉट यूटिलाइज 100 करोड़ रुपीज फ्रॉम देयर एंटाइटल्ड 311.5 करोड़ फंड। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसको एक फंड आता है, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करने के लिए फंड आता है। तो ये फंड को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहा जाता है। तो ये जो फंड आया है इसमें से अब तक 100 करोड़ ये लोगों ने, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वालों ने अब तक वो यूज़ नहीं किया है। अब आपको ये भी बता दूं कि 17th लोकसभा जो है, जो इलेक्ट हुई थी 2019 में, 17th लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में आई थी, वहाँ पे एंटाइटलमेंट जो है वो कहीं ना कहीं 124 करोड़ का हुआ था, 124 करोड़ का। और इसमें से एमपी जो होते हैं उनको 45.5 करोड़ ही मिले थे और 78.5 करोड़ जो होता है वो रिलीज़ ही नहीं हुआ था फंड। यानी हम कहेंगे कि 124 करोड़ मिलने थे, उसमें से 45.5 करोड़ ही आए और इतना अनरिलीज रहा। ये हुआ 17th लोकसभा यानी 2019 में। अब एमपी लैड स्कीम होती क्या है ये देखते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं इनके रिलेटेड ये एक स्कीम है एमपी लैड्स, और ये स्कीम के चलते या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है और ये 23 दिसंबर 1993 से चलाई जा रही है। ये जो स्कीम है इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ये डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो काम कर सकते हैं, ड्यूरेबल कमिटी एसेट्स बना सकते हैं, जो लोगों की ज़रूरत है वो डेवलप कर सकते हैं। एमपी लैड जो एक प्लान स्कीम है जो फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करता है, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, ये अच्छे से याद रखना ये पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी बनाने के लिए, फंड्स रिलीज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं स्कीम, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए ये काम करती है। एमपी लैड्स के अंडर अगर देखा गया तो हर एमपी, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चॉइस होती है कि वो सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि वर्क किस तरह से करना है। ऑफ ₹5 करोड़ पर एनम वो दे के यहाँ पे कर सकता है काम, टू बी टेकन इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम यही कहेंगे कि हर एमपी के पास हम कहेंगे हैज़ अ चॉइस टू सजेस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, कि कौन सा काम आपके डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। 5 करोड़ हर साल दे के वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वो जो काम है वो करा सकता है। अगला है कि राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं वर्क इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं, वहाँ एक और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी वो काम करा सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, अब लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर कैंसिल हो गए। नॉमिनेटेड मेंबर यानी पहले एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, अब राज्यसभा पे ही नॉमिनेटेड मेंबर्स है जो कि टोटल 12 है। तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स उनके स्टेट्स में जहाँ से वो आए हैं, जो वो वर्क करना चाहते हैं स्कीम के अंडर, वो कौन सा होगा ये वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कीम प्राइमरीली फोकस करती है ड्यूरेबल चीज़ों पे जो ज़्यादा समय तक टिके उस पे, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ देना, लोगों को प्राइमरी एजुकेशन देना, पब्लिक हेल्थ देना, सैनिटेशन देना या फिर रोड्स बना के देना, इन सब के ऊपर यहाँ पे काम चलते हैं। तो प्रोसेस जो एमपी लैड्स में स्टार्ट हुई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि कौन कौन से काम होने चाहिए। नोडल डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है जो भी वर्क है जो रिकमेंड किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि हमारा ये काम कीजिए, उसके लिए नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है ये एग्जीक्यूट करती है कामों को, अमाउंट जो होती है वो स्कीम के अंडर जो मिली है उसको स्पेंड करती है कामों पे, ये सब काम यहाँ नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है। तो इस तरह से एमपी लैड्स जो होता है ये कुछ तरह के हम कहेंगे कि फंड है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। तो ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है रूल्स ऑन कंटेस्टिंग सीट्स। अब हुआ क्या है कि आप देख रहे हैं, आप इलेक्शन चल रहे हैं, तो जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े रह रहे हैं, जैसे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो 2 से खड़े रह रहे हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसका सिलेबस तो पहले पॉलिटी में जाता है, बट ये सब चीज़ें अलाउड है क्या, इसके लिए कौन से रूल्स है क्या नहीं, ये हम देखेंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो है वो 2 सीट से इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन है वो 2 जगह से फिलअप किया है, एक है यूपी से और दूसरा है केरला से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि कैंडिडेट जो होता है उसको परमिशन है कि वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है,
बट वो एक टाइम पे एक ही सीट होल्ड कर सकता है। अगर वो दोनों से चुन के आया तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी, फिर जो सीट खाली होगी उस पर फिर से इलेक्शन होगा कुछ टाइम बाद, इलेक्शन कमीशन जब बताएगा तब। तो राहुल गांधी तो इस बार 2 सीट से खड़े रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था कि वो 2 सीट से लड़े थे। नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब लड़े थे पहली बार इलेक्शन, तो वो भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे। तो ये चीज़ें चलते रहती है। बैकग्राउंड की बात करें तो अपोजिशन जो है टू अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम मेनी स्टेट्स वाज बेसिफिक, यानी ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा सीट्स के लिए नहीं लड़ना चाहिए, वो ये है क्योंकि बहुत सारे बाई इलेक्शंस लेने पड़ते हैं। हैड टू बी कंडक्टेड आफ्टर पोल ओवर देयर, यानी हम कहेंगे अगर आप दो जगह से खड़े रह रहे हैं, जैसे ए और बी 2 नाम की प्लेस है, वहाँ से एक्स नाम का कैंडिडेट दोनों जगह से खड़ा है। अब एक्स नाम का कैंडिडेट यहाँ से भी जीत गया और यहाँ से भी जीत गया, तो रूल ये कहता है कि एक जगह आपको वैकेंट करनी पड़ेगी। तो जब ये सीट वैकेंट कर देगा तो यहाँ की सीट खाली हो जाती है, फिर इस सीट के लिए और इलेक्शन लिए जाते हैं जिसको बाई इलेक्शन कहा जाता है। तो ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं ये वापस होंगे, तो इसके लिए भी बाद में अलग सा टाइम देना, अलग सा खर्चा करना, फिर से इलेक्शन लेते बैठना, ये काम चलते, इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है। बट 2 सीट से आप लड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट 2 से अलाउड है, और अलाउड है तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। सब सेक्शन 33 जो है क्लॉज हम कहेंगे 7 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो कैंडिडेट को अलाउ करता है कि वो 2 सीट से लड़ सकता है। ये अच्छे से याद रखना। पर ये 1996 में अमेंडमेंट के बाद की बात है। पहले तो कितने भी सीट से आप अकेले लड़ सकते थे, हो सकता था पूरे लोकसभा के सीट के लिए एक ही कैंडिडेट खड़ा है, ऐसा भी हो सकता था पहले। हाउएवर सेक्शन 70 जो है इसी एक्ट की, वो कैंडिडेट को ये कहता है कि वो एक ही सीट होल्ड कर सकता है एक टाइम पे, यानी उसको ये जो एक सीट है ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी वो कौन सी है। अगर वो दोनों से जीतता है तो, और फिर बचे हुए इसमें बाई इलेक्शन होगा, जो सीट वो वैकेट करेगा उसमें, जो सीट वो खाली करेगा उसमें। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसके बता देता हूँ। मिनिमम एज जो है, जो लोकसभा और असेंबली, यानी हम कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर लोकसभा के मेंबर्स के लिए मिनिमम एज इलेक्शन कंटेस्ट करने की 25 साल है, वो मेंबर बन सकते हैं। और राज्यसभा के मेंबर अगर आप बनना चाहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी के लिए आप लड़ना चाहते हो, तो इसकी मिनिमम एज 30 साल है। 30 साल के होने के बाद आप ये इलेक्शन लड़ सकते हो। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी नहीं है। एजुकेशन आपका कितना होना चाहिए इसके लिए कोई भी नियम नहीं है। और हम कहेंगे कि कैंडिडेट जो होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहने चाहिए, वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैलिड वोटर करके रजिस्टर होने चाहिए, यानी वो खुद भी उसके वोटिंग आईडी होना चाहिए, उसका खुद का भी रजिस्टर होना चाहिए नाम एज अ वैलिड वोटर। तो हम ये भी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो हु कैन बी, हम कहेंगे हाउ कैन अ कैंडिडेट बी डिस्क्वालीफाई, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अ कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन और बीइंग मेंबर ऑफ ईदर हाउस इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न्यूज़ में आ रहा है तो आपको उसके बारे में तो पढ़ना ही होगा। तो देखिए, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के साथ साथ और भी कहीं पे काम कर रहा है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर वो कोई भी अगर काम कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल ले लीजिएगा कि आप गवर्नमेंट के एबीसी नाम के कंपनी में भी काम कर रहे हो और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी जहाँ से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, ऐसा ऑफिस। दूसरा है कि वो अनसाउंड माइंड का है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसको कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी वो दिवालिया हो गया, यानी उसके अकाउंट में कुछ यानी वो बैंकरप्ट हो गया, ऐसे समझ जाइए। अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो भी उसको यहाँ से हटा दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट से। अगर वो सिटीज़न नहीं है इंडिया का और उसने झूठ बोल के सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है या उसने झूठ बोल के फॉर्म फिलअप किया था तो वो पकड़ा गया, तभी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। या फिर उसने मेंबर बनने के बाद किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, नागरिकता ले ली है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पे ऑफेंस लगा है, कोई किसी पे अगर कोई ऐसा क्रिमिनल चार्ज लगा है और उसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई हो, इम्प्रिजनमेंट उसको सुनाई गई हो, तो उससे भी वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इवन इफ़ दिस पर्सन इज़ आउट ऑन बेल, अगर ये व्यक्ति बेल पे भी बाहर है बट कन्विक्शन जो है वो अगर प्रूव हो जाता है और उसकी अपील पेंडिंग है फॉर डिस्पोजल ऊपर के कोर्ट में, तो भी वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है इलेक्शन लड़ने से। तो ऐसे भी लोगों को इलेक्शन लड़ना अलाउड नहीं करते हैं। तो कुछ कैटेगरीज जो होती है सीरियस ऑफेंसेस की,
वो भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यानी हम कहेंगे पनिशमेंट कितनी भी रहे, 2 साल से कम रहे, तो भी आप यहाँ पे बाहर कर दिए जा सकते हो, इलेक्शन लड़ने से आपको दूर किया जा सकता है। ये सब यहाँ पे रूल्स और नियम देखने मिलते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो दो सीट से लड़ने के जो रूल्स है इसको अच्छे से याद रखेगा इलेक्शन लड़ने के। और ये जो न्यूज़ थी रूल्स ऑन कंटेस्टिंग सीट्स, ये इसका जो सोर्स था ये था द हिंदू। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो न्यूज़ है वो है ईरान को लेके। ईरान को लेके जो न्यूज़ है, इसका जो सिलेबस है वो है ज्योग्राफी में। अब किसी स्टेट के किसी देश की बात की जा रही है तो इसका सिलेबस तो ज्योग्राफी में ही जाएगा। ईरानियन प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम राइसी, इनकी डेथ हो गई है क्योंकि चॉपर, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है कि किसी राष्ट्रपति की डेथ हो गई उनका हेलीकॉप्टर या चॉपर क्रैश होने के कारण। तो हम कहेंगे व्हेन तेहरान रोल इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन हैज़ बीन अंडर शार्प फोकस, है ना। तो तेहरान के पीस और स्टेबिलिटी की जब बात चल रही थी तभी ये हुआ है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। अगर हम देखें तो फोकस ऑन ईरान इज रिसेंट मंथ हैज़ बीन ड्यू टू इवेंट्स, है ना। ईरान पे काफ़ी फोकस चल रहा है पिछले कुछ महीने से, क्योंकि हम देखोगे तो 7 अक्टूबर से हमस जो होता है ब्रूटली अटैक्ड इजराइलीज ऑन देयर सॉइल। तो हमस ने अटैक किया था ब्रूटली, बहुत बुरी तरह से इजराइलीज़ के ऊपर, उन्हीं के सॉइल पे। तो हम कहेंगे, और इजरायली का रिस्पांस जो था गाज़ा पे, इस कारण हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और इंडिया जो होता है वो विच कंसिडर्स ईरान टू बी द पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड नेबरहुड, है ना। तो इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि एक तरह से पास में ही है, तो वॉचिंग ईरान डायनेमिक इन द रीजन क्वाइट क्लोजली एंड कॉन्शियसली, और इंडिया इस पर नज़र रखे। इंडिया से काफ़ी पास में ईरान, आप देख रहे हैं ये ईरान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर इंडिया आता है, तो काफ़ी पास में हमारे, और काफ़ी पास में होने के कारण हम अब इन पर नज़र रखे हैं कि ये क्या करेगा आगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। अब इसके चलते ईरान न्यूज़ में, अगर ईरान के ऊपर अगर हमें कुछ बात करनी है तो वो पहली ये है कि ईरान जो है वो बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। ईरान जो है वो बॉर्डर पे इराक के साथ लग के है, वेस्ट में, टर्की नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, अजरबैजान करके जो है, आर्मेनिया है, कैस्पियन सी है, तुर्कमेनिस्तान है, ये नॉर्थ में आते हैं, अफगानिस्तान ईस्ट में आता है, पाकिस्तान साउथ ईस्ट में आता है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ ये साउथ में आता है। ये है, देखिएगा ये पूरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ईरान है, ये इराक है, ये टर्की है, ये अजरबैजान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पर्शियन गल्फ है, और ये कैस्पियन सी है। ये पूरे जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरे आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया भी आपको दिखा देता हूँ, ये आर्मेनिया आपको यहाँ देखने मिल रहा है, ये आर्मेनिया। तो ये सब यहाँ पे आपको देशों से घिरा हुआ ये ईरान दिखता है। पॉपुलेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर्शियन लोग हैं, ऑलमोस्ट 90 मिलियन पर्शियन रहते हैं। ईरान का रैंक 17th है ग्लोबली, जोग्राफिकल साइज और पॉपुलेशन में ये आता है 17वें नंबर पे। गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी प्रेसिडेंशियल थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक है वो, यानी हम कहेंगे कि यूनिटरी यानी एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट हेड होंगे। थियोक्रेटिक इस्लामिक यानी वो इस्लामिक रूल्स और नियमों पे चलने वाला एक राज्य, इस्लामिक स्टेट है। और रिपब्लिक है, यहाँ पे कोई राजा रूल नहीं करता, इलेक्टेड होते हैं जो भी यहाँ पे रूल करेंगे। सुप्रीम लीडर वहाँ के अली खामेनी करके जो है वो है। ईरान की अगर इकोनॉमी की बात करें तो इनका पीपीपी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी अगर देखी गई तो जीडीपी इसका 2024 में हम कहेंगे 1.855 ट्रिलियन डॉलर इसकी जीडीपी है। इसका 19th रैंक है ग्लोबली इकोनॉमिकली, हम कहेंगे जीडीपी में। लैंग्वेजेस जो यहाँ बोली जाती है वो यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है, बट यहाँ बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। ईरान जो है ये एक मेजर पावर है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स है फॉसिल फ्यूल्स के, हम कहेंगे कि कोयले से लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस सप्लाई भी वहाँ पे है, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स भी आपको वहाँ पे ईरान में देखने मिलते हैं, और जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट लोकेशन पे भी है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी है, रीजनल इन्फ्लुएंस भी है। और अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड फोकल पॉइंट शिया इस्लाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, शिया मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादातर देखने मिलते हैं। तो इस तरह से ईरान के बारे में पता चलता है। ईरान का अगर रोल देखा गया तो काफ़ी एक्टिव रोल है और वो फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। तो ईरान पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है, नॉन अलाइन मूवमेंट का भी है, ईसीओ बोलो, ओआईसी बोलो, ओपेक बोलो, ये सब का वो मेंबर है। फुल मेंबर जो है इट इज़ अ फुल मेंबर ऑफ बोथ शंघाई कोऑपरेशन का या फिर
ऑब्रिक्स का, ये भी इसके मेंबर आपको देखने मिलता है ईरान। तो ये ईरान के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो न्यूज़ थी इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को लेके, ICMR को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है उन्होंने खुद को दूर कर लिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स से फॉर इनकरेक्टली एसोसिएटिंग इट विथ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑन साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ICMR ने हैज़ डिस्टेंस इटसेल्फ, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स थे फॉर इनकरेक्टली एसोसिएटिंग इट विथ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। उन्होंने यही कहा कि जो साइड इफ़ेक्ट है कोविड-19 के, जो कि कोविड-19 के वैक्सीन के, कोवैक्सीन के, इसके ऊपर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे BHU के रिसर्चर्स से हमको मिली है, इसलिए इनको यहाँ पे दूर कर दिया गया है कि कोवैक्सीन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब चीज़ें बताई जा रही है, ये सब इनकरेक्ट है। बैकग्राउंड की बात करें तो ICMR जो होता है ये अपेक्स बॉडी है, इंडियन फॉर्मुलेशन फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये बायोमेडिकल रिसर्च करती है, कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, प्रमोशन करती है, रिसर्च करती रहती है। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ में से एक है पूरे दुनिया के। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये न्यूज़ में आ गया है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ जानना तो होगा ही। तो सबसे पहले देखते हैं 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICMR के लिए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बनाया था, यानी रिसर्च करने के लिए एक फंड बनाया गया था। उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे कि स्पॉन्सर करना और कोऑर्डिनेट करना, हमें मेडिकल में रिसर्च करने हमारे देश में। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस भी आ गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस एक्टिविटीज़ में, IRFA के ये फंड वाले इसमें, और उसका नाम कर दिया गया ICMR, यानी उसको डायरेक्ट रिसर्च करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना दिया गया। अब इसका मैंडेट क्या है? एपेक्स बॉडी यानी सबसे ऊपर की बॉडी। अब इसका मैंडेट ये है कि ये एपेक्स बॉडी इंडिया में जो फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेशन करती है और प्रमोशन करती है बायोमेडिकल रिसर्च के। बायोमेडिकल रिसर्च पे काफ़ी सारे यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रमोशन होते हैं। इसके अलावा ये कंडक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, इंप्लीमेंट करती है मेडिकल रिसर्च सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ये ट्रांसलेट करती है मेडिकल इनोवेशंस को, प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस लाती है, नई नई चीज़ें लाती है और उसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बदलती है। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ये करती हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में ली जाए तो ICMR को फंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको फंड आता है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च से यहाँ फंड आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। तो इसके अंडर ICMR आता है। 2007 में ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इन इंडिया, विच इज़ इंडियाज़ नेशनल रजिस्ट्री फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यही है, क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ रिसर्च चलते हैं, भाई देखो इसके ऊपर ट्राई करना है मेडिसिन, उसके ऊपर ट्राई करना है, ये जो चीज़ें चलते रहती है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ रजिस्ट्री भी बनाई थी। ICMR जो है 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो एड्रेस देमसेल्फ टू रिसर्च ऑन स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक्स, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ICMR के जो भी 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो जो TB पे काम कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस पे, लेप्रेसी पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा कॉलेरा पे काम कर रहे हैं, डायरियल डिजीजेस पे काम कर रहे हैं, वायरल डिजीजेस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कहेंगे एड्स पे काम कर रहे हैं, मलेरिया पे काम कर रहे हैं, काला आजार करके एक बीमारी उस पर काम कर रहे हैं, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि ड्रग्स कितने अच्छे और कितने नहीं, रिप्रोडक्शन पे, इम्यूनो हेमेटोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ऑन्कोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा पे ये काम कर रहे हैं सब मिलके। 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स है इसके, जो एड्रेस करते हैं रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनका एम यही है कि स्ट्रेंथन करना और जनरेट करना रिसर्च कैपेबिलिटीज़ अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में जाके इंडिया के, हमारे देश के, और वहाँ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहना। इसके अलावा गवर्नेंस की बात करें तो गवर्निंग बॉडी जो है इस काउंसिल की, इसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं इसके हेड। इसके हम कहेंगे प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होंगे गवर्निंग बॉडी के। इनको असिस्ट करते हैं साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर्स पे साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। तो साइंटिस्ट लोग रहते हैं उसमें, काफ़ी सारे टेक्नीशियंस रहते हैं, ये इनको एडवाइस करते हैं, असिस्ट करते हैं सॉरी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी होते हैं बायोमेडिकल डिसिप्लिन्स के, अलग अलग डॉक्टर से लेके बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे काम करते हैं। द बोर्ड इन इट्स टर्न इज असिस्टेड बाय सीरीज ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप, है ना। तो उनके नीचे और भी लोग आते हैं, जैसे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी आती है इस बोर्ड के नीचे, एक्सपर्ट ग्रुप्स आते हैं, टास्क फोर्सेस आते हैं, स्टीयरिंग कमिटीज़ आती हैं। सो ये इवैल्यूएट करती है और मॉनिटर करती है अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज़ को इस
काउंसिल के। इस तरह से ये पूरा गवर्नेंस चलता है आईसीएमआर का। तो आईसीएमआर न्यूज़ में रहा है, ठीक है, कोवैक्सीन के कारण, और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था द हिंदू। अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। तो जो पहला आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीर पाइन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द हिमालयस बाय ब्रिटिश फॉर कमर्शियल पर्पज। सेकंड, चीर पाइन डज नॉट अलाउ वेजिटेशन टू ग्रो अराउंड इट एज इट मेक्स सॉइल मोर एसिडिक through its pollen needles. Third, it is valuable due to its timber wood as they are largely used for various purposes such as constructing house, making furniture and even musical instruments. How many of the statement above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none? जो भी आंसर सही लगता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सेकंड जो हमें क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। फर्स्ट इज लिechtenstein, second is Uzbekistan, third is Kyrgyzstan and fourth is Ethiopia. How many of the above given countries are doubly landlocked? 1 only, 2 and 3, 1 and 2, या फिर 3 and 4. Consider the following statements about ICMR. The governing body of ICMR is presided by Union Health Minister. ICMR established clinical trials registry in India, which is largest national registry for clinical trials. Which among the following above statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 4 is, consider the following countries. First is Iran, second is India, third is Ethiopia, fourth is Brazil and fifth is Russia. Which among the above countries are part of BRICS? Only 1, only 3, all, only 4 या फिर all. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।